नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। सबसे पहले आज बात करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर दौरे पर हैं। तो सुबह 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। 72.55 करोड़ की 22 परियोजनाओं की देंगे सौगात। तो पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासों का करेंगे निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके साथ ही शिशु गृह का निरीक्षण और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। तो रामपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो करीब 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अभी आपको बता दें, बिजनौर में मौजूद है, जहां पर निरीक्षण कार्य का मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। और इसी दौरान करीब 11 बजे रामपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर यूपी राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। ये तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए खुद यहाँ कृषि मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा, सर क्या तैयारियां हैं आपकी और किस तरह की तैयारियां हैं? क्या गैदरिंग जो है वो जिस तरह से आज पंडाल लगे हैं 3 से उसके हिसाब से होगी या फिर किस तरह से? क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली दफा रामपुर में उनका आगमन हो रहा है और जनता बहुत कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला था। तो यहाँ की लोकसभा की सीट माननीय घनश्याम रेड्डी जी यहाँ जीत के गए हैं और वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को, रामपुर के वासियों को बधाई भी देने आ रहे हैं कि आपने लोकसभा का चुनाव यहाँ पर जिता के भेजा है, क्योंकि रामपुर में नई गति और नई रफ्तार के लिए जरूरी था कि यहाँ का। अच्छा मंत्री जी, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि इस मंडल में जहाँ इस मंडल को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी फिर भी मजबूत नजर आती है और भाजपा कमजोर नजर आती है। तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि उनका दौरा लगा है और आप लोग लगातार उसमें मेहनत कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में 2022 में जो पिछली सीटें थी वो पूरे मंडल में जीती। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, हम 2019 में हारे थे, 2022 में लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में 2024 में देखना हम यहाँ पे 80 सीटें। अच्छा मंत्री जी, आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि क्या सौगातें और क्या देने जा रहे हैं अपने? देखिए, मुख्यमंत्री रामपुर के विकास के लिए, रामपुर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर घोषणा भी करेंगे और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता से खुश है कि उन्होंने यहाँ पर ऐसे माहौल में देने का काम। लालपुर का पुल अभी तक नहीं बना। मैं कह रहा हूँ सारी जितनी भी योजना अटकी हुई उनको पूरा करने का। तो देखिए, 2 दिवसीय पश्चिम दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। आज दूसरा दिन है। कल जिस तरह से वो मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, इसके साथ ही कई अधिकारियों से भी बातचीत की। उसके बाद वो बिजनौर के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्होंने भी कई कार्यक्रमों में उस दौरान हिस्सा लिया, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। और आज अभी सुबह बिजनौर में ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, क्योंकि रात्रि विश्राम उन्होंने बिजनौर में ही किया। और कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में रामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ निकलेंगे, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और हमारे सहयोगी भी उन तमाम तैयारियों की तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। तो यूपी के विकास पर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए तमाम क्षेत्रों में क्या कुछ विकास कार्य चल रहा है, कानून व्यवस्था कैसी है, खुद उसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, पश्चिम पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी 2024 चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले निकाय चुनाव आने वाले हैं, और इसी को लेकर हर किसी का दौरा, संगठन हो या फिर सरकार, पश्चिम दौरे पर नजर आ रहा है।
और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ बिजनौर से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही फहीम खान हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में ही मौजूद है और आज उन बिजनौर में एक कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेना है। क्या कुछ आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है इस दौरान बिजनौर में, और कितने बजे रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल चूंकि कई जगह पर बिजनौर में विजिट भी किया था, इसलिए निरीक्षण किया था जो है, और कलेक्ट्रेट सभागार का जो है उद्घाटन भी किया था। आज अगर देखा जाए तो आज लगभग जो है 10:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे और यहां बिजनौर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका निरीक्षण करेंगे, और मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद सीधे यहां से रामपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, जहां पर फिर उनका पूरा दिन रामपुर में कार्यक्रम है। तो बिजनौर में केवल एक ही कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो सिर्फ निरीक्षण है। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण के लिए जाएंगे और उसके बाद वहां से निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात तक मुख्यमंत्री जो है लगातार अलग अलग जगह पर विजिट करते रहे, बिदुरकुटी गए, वहां से वापस लौटे तो फिर जो है निरीक्षण भवन में है। ये ठीक मेरे पीछे वो निरीक्षण भवन है जहां मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो अधिकारियों के साथ वो मंत्रणा कर रहे हैं, एक एक करके अधिकारी जो है आते जा रहे हैं, उनसे भी यहाँ पर बिजनौर के डेवलपमेंट का क्या मॉडल हो सकता है, डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर के बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लिए योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खास फोकस कर रहे हैं, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके अगर आप मुरादाबाद मंडल की बात करें, मुरादाबाद मंडल बीजेपी के लिए बरमूडा ट्रायंगल से कम नहीं रहा। इसको समझ में ही नहीं आया इसको कैसे मैनेज किया जाए। आप सोचिए 2019 में 6 लोकसभा सीटें बीजेपी यहां से हार गई थी। अगर रामपुर की सीट को देखा जाए तो उपचुनाव में जरूर उसको रिकवर करने में कामयाब रही, लेकिन अभी भी 5 सीटें बड़ी चुनौती हैं, जिसमें बिजनौर की भी 2 लोकसभा सीटें हैं, इसके साथ ही मुरादाबाद है और रामपुर तो वापस आ गई। इस तरह आसपास की तमाम सीटें हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के समक्ष यही है कि 2024 में इन सीटों पर किस तरीके से रिकवर किया जाए, किस तरीके से जीत के लिए स्ट्रेटजी तैयार किया जाए। तो 2 मॉडल है। एक मॉडल है डेवलपमेंट के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचा जाए, उनको अपने साथ किया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है कि किस तरीके से वो अलग अलग स्ट्रेटजी के जरिए जो है, जो आपके निगेटिव लोग थे, जो आपसे अलग हो चुके थे या जो आपसे टूट चुके थे, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। तो सरकार और संगठन की भूमिका इस मायने में बेहद अहम है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार जो है सरकार से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर विकास की बात हो सकती है, कैसे इस बिजनौर के इस पूरे क्षेत्र को और विकसित किया जा सकता है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, वो सारी चीजें जो है उसको परख रहे हैं। इसके साथ ही जो है संगठन के और पदाधिकारियों से बातचीत करके जो है वो उस जमीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, और देखिए जिस तरह से उनका दौरा है और लगातार चाहे संगठन हो या सरकार, दोनों ही पश्चिम दौरे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पश्चिम के विकास पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पश्चिम के किले को मजबूत करने की अब कवायद में जुट गई है सरकार और संगठन दोनों ही। हमारे साथ फहीम भी जुड़े हुए हैं रामपुर, जहाँ पर कुछ ही घंटों बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, और देखिए वहां पर भी बेहद भव्य तैयारी की जा रही है, जहाँ रामपुर वासी बेहद इंतजार कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कब रामपुर पहुंचेंगे और प्रदेश वासियों को क्या कुछ खास देने वाले हैं। फहीम, लेकर आएंगे 75 करोड़ से कहीं ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन उनको करना है रामपुर के अंदर। और उसके बाद जो है सबसे पहले वो पुलिस लाइन आएंगे, और पुलिस लाइन में जो पुलिस के लिए भवन बनाए गए हैं वो पुलिस को समर्पित करने के बाद उन पुलिस का हौसला बढ़ाएंगे। उसके बाद वो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ शिशु सदन पहुंचेंगे और वहां बैठ के अपना वक्त बिताएंगे और उन बच्चों को वो प्यार देंगे, वो सुविधाएं देंगे जो अभी तक जिसका ध्यान उस तरफ नहीं गया था। क्योंकि जो शिशु सदन है वो शिशु सदन की तरफ सरकारों का ध्यान बहुत ही कम जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्राथमिकता में रामपुर के अंदर उसी शिशु सदन को रखा जो बदहाल था और बेहाल था। उसके अंदर बच्चों की देखरेख भी कोई खास नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज उसका कायाकल्प हो चुका है। आज वो शिशु सदन आधुनिक
केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। उसके अंदर बहुत शानदार बेड बनाए गए हैं जो कि मासूम बच्चे उसमें चढ़ सकते हैं, 2-3 साल के बच्चे। बहुत अच्छी खूबसूरत उस जगह को बनाया गया है और उसका कायाकल्प कर दिया गया है, ऐसा कहिए। तो जिस तरह से शिशु सदन में वो बच्चों को प्यार देंगे और उसके बाद वहां गिफ्ट भी देंगे बच्चों को और मीठी मीठी टॉफियां भी खिलाएंगे, उसके बाद वो अपने कार्यकर्ता और अधिकारियों के साथ संवाद करने के बाद जनसभा में पहुंचेंगे और जनसभा में पहुंचने के बाद वो उस जनता के रूबरू होंगे जिसने उनके सर पर लोकसभा का ताज सजाया है। क्योंकि लोकसभा जीतना रामपुर के लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी और रामपुर को जीतना चुनौती भी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि ये आजम खां का गढ़ है, आजम खां का जिला है, आजम खां का घर है और यहीं से आजम खां हमेशा से पॉलिटिक्स में हीरो बनकर उभरे हैं। तो यही वो रामपुर है जो दिशा और दशा देता रहा है समाजवादी पार्टी को और आजम खां की आवाज यहीं से निकलती थी और पूरे देश में अपना कोहराम मचाती थी, तहलका मचाती थी। क्योंकि आजम खां बयानों के बादशाह हैं, विवादित बयान हमेशा उनके इर्द गिर्द रहे हैं। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर को फतेह किया है, रामपुर का किला ध्वस्त किया है, उस द्वार के अंदर प्रवेश किया है जिस द्वार के अंदर कोई घुस नहीं पाता था। आजम खां 10 बार से लगातार विधायक रहे हैं और उनका बेटा दूसरी बार से भी विधायक हैं और उनकी पत्नी विधायक भी रही, राज्यसभा मेंबर भी रही और उसके बाद में उनकी दावेदारी लोकसभा को भी थी। लेकिन ऐन वक्त पर उनका पर्चा वापस ले लिया गया और आसिम राजौ को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले में लाया गया, लेकिन वो मुकाबले में कहीं टिक नहीं पाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दासपुर की जनसभा में कहा था कि आप मुझे ये तोहफा दे दो, इस तोहफे के बदले में फिर आपको धन्यवाद देने आऊंगा। तो रामपुर में आज उनकी धन्यवाद रैली कह लीजिए, शुक्रिया रैली कह लीजिए और जनसभा कह लीजिए, लेकिन आज रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना खास और अहम है क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और निकाय चुनाव में रामपुर में हमेशा से भाजपा का सुपड़ा साफ होता रहा है। भाजपा किसी निकाय में अपने चेयरमैन नहीं बना पाई है। तो एक वजह यह भी है और दूसरी वजह यह है कि सामने 2024 का चुनाव है जो कि रामपुर से होकर गुजरता है और रामपुर में जब संगठन से लेकर सरकार मजबूत होकर उभरेगी और जिस तरह से उसने अरबों रुपए का काम रामपुर के अंदर किया है उसको जनता के बीच रखेगी तो तस्वीर जरूर बदलेगी। क्योंकि लोकसभा के उपचुनाव में बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई थी ऋतु, मुस्लिम वोटों ने भाजपा को वोट दिया। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस जगह पे मुस्लिम बूथ हैं और उस जगह पर हिंदू वोट नहीं है और वहां से 1100, 500 और 700 वोट मुस्लिम बूथों से निकल रहे हैं। तो जिस तरह से मुस्लिमों ने फासले को कम किया है, दूरियां घटी हैं, नजदीकियां बढ़ी हैं और इस नजदीकियों का परिणाम बिल्कुल सामने आया है और बहुत अच्छे बिल्कुल। और देखिए ये जो दूरियां घटी हैं और नजदीकियां बढ़ी हैं और इसी का शायद रिटर्न गिफ्ट देने सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंच रहे हैं और देखिए रामपुर की जनता भी बेहद उत्साहित है। ब्रजेश जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को रामपुर में देखा था जब उपचुनाव था उस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान वो पहुंचे हुए थे और रैलियों में तमाम जनता से जो संबोधन किया था, उनसे विकास को लेकर जो जिक्र किया था कि रामपुर कितना कोसों दूर है विकास से, जब आप हमारी सरकार बनाएंगे, जब हमारे किसी व्यक्ति को जिताएंगे तो विकास के रास्ते पर रामपुर भी नजर आएगा। और शायद अब जिन परियोजनाओं का वो गिफ्ट देने जा रहे हैं रामपुर वासियों को, वो कहीं ना कहीं अब आगे विकास की ओर बढ़ता हुआ रामपुर नजर आएगा। क्योंकि देखिए 2 साल का मौका जनता ने भी दिया है और कहीं ना कहीं उस 2 साल को भुनाने में बीजेपी लगी हुई है। पॉलिटिक्स का लिटमस टेस्ट हो रहा है। रामपुर वो मॉडल बन चुका है उत्तर प्रदेश की सियासत का कि अगर आप रामपुर फतेह कर सकते हो तो आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी फतेह कर सकते हो। यही वजह है हम बार बार कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जो है बीजेपी के लिए चुनौती था वो मुरादाबाद की पूरी बेल्ट थी। इस बेल्ट में रामपुर को फतेह करके कम से कम योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को वो यकीन हो गया है कि अगर आप रामपुर फतेह कर सकते हो तो ये बाकी 5 सीटें भी आप अपनी झोली में डाल सकते हो। तो अब बीजेपी इसी लाइन पर चल रही है, जिस लाइन पर योगी आदित्यनाथ ने रामपुर फतेह किया है, जिस लाइन पर मुख्यमंत्री ने जो है रामपुर के अंदर जो बिसात बिछाई वो अपने आप में बेहद कारगर थी। भले ही उपचुनाव था, उपचुनाव को लेकर के लोगों में उतना जो है जोश और जुनून नहीं होता, लेकिन जब आप फुल टाइम इलेक्शन होगा तो जाहिर तौर पर तस्वीर कुछ अलग होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर
आपको फतेह करना वो आपके लिए बड़ी चुनौती थी। तो उस चुनौती का न सिर्फ बखूबी सामना किया है बल्कि कामयाबी के साथ रामपुर उपचुनाव को जीता भी है। अब उसी प्लान ऑफ एक्शन के साथ, उसी स्ट्रेटजी के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं 2024 के लिए। लेकिन उसके बीच में एक बड़ा जो बैरियर है, या फिर ये कहिए कि आपका प्री क्वालिफिकेशन जो टेस्ट है वो है निकाय चुनाव। निकाय चुनाव के जरिए बीजेपी अपनी ताकत, आप देखिए विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से जो है पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, ठीक किसी तरह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। तो निकाय चुनाव भी बीजेपी के तैयारियों का वो टेस्ट होगा जिसके जरिए आप परख सकते हैं कि निकाय चुनाव में आपने किस तरह से लोगों तक जो है शहरी क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में आपने अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है। तो पहली प्राथमिकता निकाय चुनाव जीतना, दूसरी प्राथमिकता 24 के मिशन को कामयाब बनाना। ठीक है ब्रजेश जी और फहीम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात बरेली की करेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का दौरा है। आज भूपेंद्र सिंह चौधरी का जिले में पहला दौरा रहने वाला है। दोपहर 12 बजे संगठनात्मक बैठक में हिस्सा भी लेंगे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे तो शाम 5:40 पर ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देखिए आज रविवार है, लेकिन रविवार के दिन बरेली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहने वाले हैं और इस दौरान देखिए हर उस क्षेत्र में जाकर खुद वो दौरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने के लिए और किस तरह से आगे आने वाले चुनावों को लेकर क्या रणनीति तैयार करनी है। हर एक कार्यकर्ता से वो मुलाकात कर रहे हैं, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, बूथ स्तर तक किस तरह मजबूत बनाना है उसकी भी कोशिश और कवायद में लग चुके हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। और एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है और इसी जिम्मेदारी का वहन करते हुए इन तमाम दौरों को कर रहे हैं। और देखिए वक्त है, निकाय चुनाव भी है, इसके साथ ही 2024 चुनाव है और इसी को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। तो बरेली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहने वाले हैं। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद ट्रेन से शाम को करीब 6 बजे रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। तो एक दिन का ये पूरा दौरा रहने वाला है और इस एक दिन के दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली जा रहे हैं। उनका ये पहला बरेली दौरा रहने वाला है और इसीलिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं अपने चौधरी के स्वागत के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बरेली से अयाज खान जुड़ चुके हैं। अयाज, आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली पहुंच रहे हैं और पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बरेली पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां उनके स्वागत के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो पहली बार पहुंच रहे हैं तो कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित होंगे अपने चौधरी से मुलाकात करने के लिए। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, बैठकों में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, भूपेंद्र चौधरी जी पहली बार बरेली पहुंच रहे हैं जिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। बीजेपी उत्साहित हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, संगठन में भी कुछ ऐसा रणनीति बनाएंगे, मीटिंगें करेंगे। यहाँ पे कुछ संगठन के पदाधिकारी हैं, कुछ काफी वक्त पहले से शिकायतें मिल रही थी, कुछ लोग उनसे मिलके भी पर्सनल आए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्थानीय राजनीति की जो गुटबाजी है वो उनके सामने पेश करने की कोशिश की। वहाँ भी कुछ लोगों सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ जाके उन्होंने यहाँ की जो स्थिति है वो बताई है। यहाँ पे अब आके कई ऐसे कार्यक्रमों में वहाँ हिस्सा लेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे, कैसे क्या रणनीति है। लोकसभा चुनाव भी है, उसको लेकर के बड़ी फिलहाल कहीं ना कहीं यहाँ पे भूपेंद्र चौधरी का बड़ी है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं। रोड बैनर पोस्टरों से पूरी बरेली पाट दी गई है। तो लगभग प्रदेश भर के दर्जन भर मंत्री उनके साथ यहाँ तक आएंगे, साथ भी रहेंगे। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं, यहाँ मीटिंगों में भी हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी है, पार्टी को एक मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर नोएडा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। थाना सेक्टर 20 पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार हुए हैं। बदमाश के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, तमंचा बरामद हुआ है। तो नोएडा से ये आपको खबर दे रहे हैं। थाना सेक्टर 20 पुलिस
चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए, तो मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 3 मोबाइल फोन और तमंचा बरामद हुआ है। आज रात 11 बजे चेकिंग के दौरान थाना सेक्टर 20 में 2 चैन स्नैचर से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हुए हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। एक का नाम अरुण और दूसरे का नाम आरुष है। इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध 25 अभियोग दिल्ली में और समीपवर्ती जनपदों में दर्ज हैं और दिनांक 1 सितंबर को इनके द्वारा रजनीगंधा चौराहे के पास एक मोबाइल स्नैचिंग की गई थी। आज गिरफ्तारी के बाद इनके पास से 3 लूटे हुए मोबाइल, 2 तमंचे, 5 कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल जो दिल्ली से चोरी हुई थी बरामद की गई है। आज रात 11 बजे और ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ देखने को मिली है सेक्टर 20 में, क्या कुछ और जानकारी अधिकारियों की तरफ से? देखिए, सेक्टर 29 के पास में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ मिली, जहां मुठभेड़ के दौरान अरुण उर्फ अनिल और दूसरा जो साथी बदमाश है आरुष उर्फ अंश के खिलाफ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इन दोनों जो बदमाश हैं उनको पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है। हालांकि इनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। ये देखा जा रहा है कि ये दर्जनों से अधिक वारदातों को नोएडा की सड़कों पर जो राहगीर हैं उनके साथ ये घटना को अंजाम दे चुके हैं। लगभग दर्जने मोबाइल की स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और ताबड़तोड़ ये घटना कर रहे थे। हालांकि इनके खिलाफ पहले से भी काफी आपराधिक इतिहास है। दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, चाहे हम अन्य जनपदों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सातिर बदमाश किस्म के बदमाश हैं और इनके पास से लूटे हुए 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। हालांकि कुछ दिन पहले भी इन्होंने नोएडा में कई मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था और सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस से मुठभेड़ के दौरान चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई और जहां इनको गिरफ्तार कर लिया गया घायल अवस्था में। इनके पास से 3 मोबाइल लूटे हुए, तमंचा बरामद हुआ, एक बाइक बरामद हुई जो चोरी की बाइक है और उससे लगातार ये दोनों बदमाश सवार होकर घटना को अंजाम दिया करते थे और लोगों को परेशान किया करते थे। उनके साथ लगातार लूटपाट किया करते थे। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए, टॉप एजेंडे में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।